हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वर्षा यानी रेनफॉल। आज फ्रेंड्स हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, कितना होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं वर्षा होता क्या है कि जब सूर्य की गर्मी भूतल पे पड़ती है यानी पृथ्वी के भूतल पे पड़ती है तो भूतल जो होता है वो गर्म होने लगता है। जैसे ही भूतल गर्म होता है तो भूतल पर उपस्थित जो वायु होती है वो गर्म होकर फैलने लगती है। जब गर्म हो जाती है, फैलने लगती है तो हल्की हो जाती है। जब हल्की हो जाती है तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। क्योंकि दोस्तों, जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प जब वायु के साथ जलवाष्प भी क्या होता है, वायु के साथ ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है धीरे धीरे तापमान घटने लगता है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही हम पृथ्वी तल से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ही हम नीचे जाते हैं वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसका रीज़न मैंने बताया था कि जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगें होती हैं और पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल से टकराती हैं तो दीर्घ हो जाती हैं और वो ऊपर फिर जा नहीं पाती हैं। इसलिए नीचे का टेम्परेचर बना रहता है और ऊपर का टेम्परेचर घटने लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही समझिए कि जो यहाँ से जो गर्म वायु थी, गर्म हो गई, फैल गई और फैलने के बाद वो कहाँ गई, धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। संघनित होने के बाद बादल का निर्माण हो जाता है। जब ये बादल हवा में तैरते हैं तब तक तैरते हैं, जब नहीं तैर पाते हैं तब वही वर्षा के रूप में यानी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर फिर आ जाते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रेनफॉल। आज की जो टॉपिक है वो है रेनफॉल, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं वर्षा कहलाती हैं। जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, उसे ही हम लोग वर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। यानी कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। या तो संघनन के आधार पर वर्षा 3 प्रकार से होती है। जो पहली वर्षा है वह संवहनी, जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। दूसरी वर्षा जो है पर्वतीय, जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। एक वर्षा और होती है साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। और एक वर्षा आर्टिफिशियल होती है, वर्षा होती है जो हम लोग खुद से उससे वर्षा कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं संवहनी वर्षा के बारे में, यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। संवहनी, सूर्य के गर्मी से जब भूतल गर्म होता है तो वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है और वायु ऊपर उठने लगती है। फिर संवहनी धाराओं का निर्माण होता है और ऊपर जाकर ताप में कमी के कारण वायु संघनित हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि संवहनी वर्षा होती क्या है। संवहनी वर्षा अभी हमने बताया कि जब सूर्य की गर्मी भूतल पर पड़ती है तो भूतल पर उपस्थित जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब गर्म होती है तो वो फैलती है, फैलने के बाद ऊपर उठती है। तो उस जो ऊपर उठती है तो उस वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। उस वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। जैसे ही वायु धीरे धीरे ऊपर जाती है तो वो टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है। और जो वायु ऊपर उठ के जाती है वो वायु क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण हो जाता है और बादल का निर्माण होने के बाद फिर वही बूंदों के रूप में नीचे आ जाती हैं, जिसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। अब फ्रेंड, अब समझते हैं कि संवहनी धारा क्या होती है। तो संवहनी धारा का मतलब ये हुआ कि जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पड़ी और भूतल गर्म हो गया तो
ये वायु उठकर कहाँ चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। फिर वहाँ पर नई वायु यानी ठंडी वायु आ जाती हैं और संवहनी धाराओं का निर्माण होता है और ये संवहनी धाराएं ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और ये वर्षा करा देती हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं, इस प्रकार की वर्षा विषुवत रेखी या शांत पेटी डोलड्रम में होती है। उच्च तापमान होने के कारण कपासी बादल छा जाते हैं। 2 से 3 बजे घनघोर वर्षा होती है और 4 बजे बंद हो जाती है। फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं डोलड्रम होता क्या है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये पृथ्वी है, पृथ्वी विषुवत रेखी क्षेत्र में होती है। क्योंकि विषुवत रेखी क्षेत्र में होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को मध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा और ये जो विषुवत रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोलड्रम भी बोलते हैं। और यहीं पर सूर्य की रोशनी जो होती है वो लंबवत पड़ती है। सूर्य की रोशनी क्या होती है, लंबवत पड़ती है, साल भर इसी पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान काफ़ी उच्च होता है। जब दोपहर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, कपासी बादल छा जाते हैं और कपासी बादल छाने के बाद घनघोर वर्षा होती है 2 से 3 बजे के बीच में। 2 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, दिन का जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है वो दोपहर के बाद होता है और सबसे न्यूनतम जो तापमान होता है वो भोर का होता है, यानी सुबह का होता है। तो विषुवत रेखी समझ गए, ये विषुवत रेखा है, इसी को डोरें। यहाँ पर जब 2 से 3 बजता है तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ का भूतल गर्म होता है। जब वहाँ का भूतल गर्म होता है तो वायु उठकर ऊपर जाती है और ऊपर उठने के बाद वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है और घनघोर वर्षा कराती है। 2 से 3 बजे के बीच में वर्षा शुरू होती है और 4 बजे तक वर्षा बंद हो जाती है। ऐसी क्रिया डेली चलती है। और ये भी आते हैं, घनघोर वर्षा होती है, ओलावृष्टि ये पड़ते हैं, कपासी बादल होते हैं। कपासी बादल होता क्या है कि कपासी बादल काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। लगभग सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई होती है वो 7500 मीटर होती है। और ये काले बादल होते हैं, काफ़ी बड़े बादल, काफ़ी काले बादल होते हैं, जिसे घनघोर वर्षा और तड़ी झंझावात यानी बिजली उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड आइए हम समझते हैं संवहनी वर्षा को फिगर के साथ। फ्रेंड्स आइए हम लोग समझते हैं फिगर से क्या ये जो संवहनी धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं और संवहनी वर्षा कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूर्य है, सूर्य की रेज आ रही है यानी सूर्य की गर्मी आ रही है, समुद्र पर पड़ रही है यानी भूतल पर पड़ रही है। जब भूतल गर्म होगा तो यहाँ पे संवहनी धाराएं चलेंगी। संवहनी धाराएं चलेंगी तो ये जो पवन होगी यानी जो वायु होगी वो वायु गर्म हो जाएगी। जब गर्म हो जाएगी तो ऊर्ध्वाधर सीधी, जो ऊर्ध्वाधर होगी सीधी ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद सीधी ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पे संघनन होने लगेगा। संघनन जब हो जाएगा तो बादल का निर्माण होगा और यही बादल, ये बादल जो होंगे तब तक तैरते रहेंगे जब तक वायु इनको क्या करती है, इनको संभाल सकती है। जब वायु इनको नहीं संभाल पाती है, जब वायु इनको लेकर नहीं तैर पाती है, तो फिर ये मेघ जो होते हैं यानी बादल जो होते हैं बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य की रोशनी समुद्र पर पड़ती है या पृथ्वी पर पड़ती है या भूतल पर पड़ती है तो वायु गर्म होकर फैलने लगती है। जब गर्म हो जाती है तो ऊर्ध्वाधर सीधे कहाँ जाती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद क्या करती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के बाद संघनन हो जाता है। संघनन होने के बाद बादल बनते हैं। फिर बादल जब तक ये तैरते हैं वायु में तो ठीक है, जब नहीं तैर सकते, जब इनका वजन ज़्यादा हो जाता है, भार ज़्यादा हो जाता है, फिर यही जो मेघ होते हैं वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं संवहनी वर्षा। ये वर्षा कहाँ होती है, विषुवत रेखी प्रदेशों में या तो डोलड्रम क्षेत्र में।
जहाँ पे विषुवत प्रदेश रेखीय जितने भी क्षेत्र हैं वहीं पे ये वर्षा होती है। आइए हम लोग देखते हैं पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प लदी हुई गर्म वायु किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ऊपर चढ़ने से जलवाष्प संघनित होकर वर्षा कराती है। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए कि भूतल गर्म हो रहा है या महासागर गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद जो वायु ऊपर उठ के जा रही है, अगर उसके रास्ते में कोई पर्वत या पठार पड़ता है तो उसके साथ चढ़ना पड़ता है। जब इसके साथ पठार या पर्वत के साथ जब वायु गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के बाद ही क्या करती है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद वहाँ पे बादल का निर्माण कर देती है और वर्षा करा देती है। देखिए फ्रेंड्स, फिगर से ये मान लीजिए सूर्य है और ये जो है समुद्र है। ये सूर्य के गर्मी के कारण ये समुद्र क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो गर्म होने के बाद ये वायु जो हो रही है गर्म हो रही है। तो गर्म होने के बाद ये वायु फैलती है, फैलने के बाद ऊपर उठ रही है। और ऊपर उठ रही है तो उसी के सामने एक पर्वत पड़ रहा है। तो इस पर्वत के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी तो इसका तापमान जो होगा कम हो जाएगा। और कम होने के साथ साथ जो वायु थी, वायु में उपस्थित जितना भी जलवाष्प था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर बारिश करा देगी। लेकिन फ्रेंड, यहाँ तो बारिश हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो होता है इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे ही यहाँ बारिश हुई, यहाँ तक तो मान लीजिए संघनित हो गया, यहाँ पे बारिश हो गई। अब जब ये वायु फिर इधर जब जाती है, आगे बढ़ती है, तो ये वायु फिर गर्म हो जाती है। और गर्म होने के साथ साथ यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण देना चाहें तो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है कि पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर, वहीं पे 600 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। और कुछ ही किलोमीटर पर उपस्थित पुणे है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी अगर इधर महाबलेश्वर है, इधर पुणे है, तो इधर महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है और इधर जो होती है वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है और इधर वर्षा नहीं होती है। क्योंकि वायु जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और फ्रेंड, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय वर्षा होती है। यानी हमारे भारत में पर्वतीय वर्षा होती है। और भी देशों में सबसे ज़्यादा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, मानसीराम मेघालय में होती है, जो 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वर्षा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी के चलते वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है। जो पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में। कहाँ पे, मौसीनराम मेघालय में बारिश होती है। क्यों फ्रेंड, हम लोग अब देखेंगे चक्रवाती वर्षा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे पर्वतीय वर्षा, अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, अब देखेंगे चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा गर्म व शीतल वायु को टकराने से भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और गर्म वायु शीतल वायु के ऊपर चढ़ जाने की प्रक्रिया संघनित होकर वर्षा कराती हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ऐसी दशाएं हैं जो शीतोष्ण, जहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र होगा वहाँ पर ये दशाएं उत्पन्न होती हैं। यानी होता क्या है, एक साइड गर्म वायु है, एक साइड ठंडी वायु है, ये आपस में टकराती हैं। जब टकराने के बाद क्या होता है, भीषण तूफान उत्पन्न होता है, जिसके कारण गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़कर संघनित हो जाती है और संघनित होने के बाद ये वर्षा करा देती है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं, ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा ऊपर जाके क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण कर देती है और यहाँ पे क्या करती है, बारिश करा देती है।
गर्म हवा और ठंडी हवा ये दोनों अगर आपस में टकराती हैं तो भीषण तूफान उत्पन्न होता है। और भीषण तूफान उत्पन्न होने के साथ साथ ये काफ़ी घनघोर वर्षा भी करा देते हैं। घनघोर वर्षा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो गर्म वायु है ठंडी वायु के ऊपर जाकर, यानी ये ठंडी वायु है, ये गर्म वायु है, गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, यानी संघनन हो जाता है और फिर घनघोर वर्षा हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं जो चक्रवात होता है वो दो प्रकार का होता है। एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। जो अभी तो हम लोग चक्रवाती वर्षा पढ़े, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे एक चक्रवात पढ़ेंगे, एक प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। चक्रवात दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोन पढ़ते हैं, यानी चक्रवात। चक्रवात देखते हैं फ्रेंड। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो कम अंदर जो केंद्र में, यहाँ केंद्र है, यहाँ पर कम दाब होगा। जब यहाँ पर कम दाब होगा, यहाँ पे कम दाब होगा तो दाब जो है बढ़ता जाता है और हवाएं जो होती हैं, ये जो हवाएं होती हैं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। चक्रवात में ही होता है, हवाएं जो होती हैं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, यानी ये बाहर से हवाएं जो होती हैं अंदर की ओर आती हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो वायु राशि है किस दिशा में चलती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है कि एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में चलती है। इसका उदाहरण कौन कौन है, टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून। ये ऐसे जो चक्रवाती तूफान है जो इसके उदाहरण है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुसार चलती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है। और फ्रेंड क्या होता है कि जब चक्रवाती तूफान आता है तो ये काफ़ी वर्षा कराती है, यानी घनघोर वर्षा कराती है। अगर चक्रवात आएगा तो ये वर्षा कराती है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तब केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। जब केंद्र में दाब अधिक होता है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे दाब अधिक होता है तो ये जो हवाएं होती हैं ये केंद्र से, यानी केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी। तो ये देखिए केंद्र से बाहर की ओर चल रही हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रति चक्रवात। यानी जब केंद्र में दाब अधिक होता है तब केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। केंद्र से हवाएं जो हैं बाहर की ओर चल रही हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रति चक्रवात। और इस अगर जब प्रति चक्रवात आता है तो मौसम क्या होता है, साफ होता है। लेकिन जब चक्रवात आता है तो जो वायु राशियाँ ऊपर उठ के जाती हैं और ऊपर जाकर संघनित होकर वर्षा करा देती हैं। लेकिन प्रति चक्रवात क्या होता है, इसमें वो वर्षा नहीं होती है, मौसम साफ रहता है। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड आइए हम लोग जो लास्ट वर्षा है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी इसको हम लोग कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। तो कृत्रिम वर्षा देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है। 1946 में हीबी वानगुट ने, एक साइंटिस्ट थे, हीबी वानगुट ने सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया। सिल्वर आयोडाइड को गर्म करने पर वाष्पीकृत हो जाता है और धुएं के रूप में अति शीतलित जल कणों से मेघों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है। तो ये है कृत्रिम वर्षा, जो किसके कारण होती है, सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग समझ लेते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासीराम मेघालय में, जो 1080 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इससे ज़्यादा भी होती है, कई कई किताबों में इससे ज़्यादा भी दिया है। वर्षा का मापन किस में करते हैं, रेन गेज में करते हैं और इंच सेंटीमीटर में करते हैं। कितनी वर्षा होती है, रेन गेज, और उसको मापते भी किस में है, इंच में मापते हैं या तो फिर सेंटीमीटर में मापते हैं। रेन गेज क्या होता है,
एक बोतल जैसा होता है, उसमें एक कुप्पी टाइप लगी होती है। वर्षा की बूंदें जितनी उसमें गिरती हैं, जितना पानी भरता है, उसी हिसाब से इंच या सेंटीमीटर में उसको हम लोग माप लेते हैं। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? ये वर्षा का जल होता है, एकदम प्योर होता है, लेकिन वातावरण के बाहर। जल की बूंदें का गोल होना, जल की बूंदें जो होती हैं गोल क्यों होती हैं? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। इसका पीएच वैल्यू शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में क्यों? तो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होने का रीज़न है, वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियों के चलते भारत में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कहाँ होती है? मेघालय में। तो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।